जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। ये जो है ये इनफॉर्मल सा वीडियो ट्यूटोरियल है जिसमें मैं आपको डिफरेंट टेक्निक्स बताऊंगा, डिफरेंट टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा कि आप मतलब इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, इंग्लिश बोल कैसे सकते हैं और ख़ास तौर पे आप इमिटेशन टेक्निक को यूज़ करते हुए अंग्रेज़ की तरह, गोरे की तरह अंग्रेज़ी कैसे बोल सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको डिफरेंट टेक्निक्स बताऊंगा कि आपको अगर हेजिटेट करते हैं इंग्लिश में बोलते हुए ख़ास तौर पे, तो आप क्या क्या तरीके, टिप्स और ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं कि लगे कि आप हिचकिचा नहीं रहे इंग्लिश बोलते हुए। और उसके साथ साथ डिफरेंट चीज़ें, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो मैं साथ साथ उनका जवाब देता रहूँगा। अच्छा, तो बेसिकली हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम इंग्लिश अपने जो अंग्रेज़ की तरह आपने इंग्लिश कैसे बोलनी है। तो एक चीज़ होती है इमिटेशन टेक्निक, यानी कि आपने इमिटेट करना है किसी को। जिस तरह इमिटेशन टेक्निक जो होती है वो आप समझ लें कि जिस तरह आपका तोता होता है वो एक जिस टोन में आप बात करते हैं उसी चीज़ को रिपीट करता है। तो अगर तो आप अंग्रेज़ की तरह इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो डिपेंड करता है कि आप कौन से रीजन के, कौन से इलाके के अंग्रेज़ की तरह इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज आप अगर ब्रिटिश इंग्लिश एक्सेंट में बात करना चाहते हैं तो आप ऐसा करें कि आप YouTube के ऊपर कोई भी ब्रिटिश व्लॉगर जो है, जो डेली व्लॉग्स अपलोड करता है, उसकी वीडियो को ओपन कर लें और सुने कि वो इंग्लिश किस एक्सेंट में बोलता है। शुरू में 2-3 दिन आप उसके व्लॉग्स देखें और ग्रैब करने की कोशिश करें कि आपको समझ आ रहा है उसका एक्सेंट। अपने कानों को ट्रेन करें कि आपको उसका एक्सेंट समझ आए। एक दफ़ा जब आपने अपने कानों को ट्रेन कर लिया तो फिर आप जो छोटे मोटे वो वर्ड्स, आप उनके ऊपर गौर करें कि वो किस तरह बोलता है और फिर उन वर्ड्स को आप चाहे वीडियो को पॉज करें और उन वर्ड्स को उसी तरह बोलें। वर्ड्स बोलने के बाद आप छोटे छोटे सेंटेंसेस जब आप समझें कि अच्छा मैं वर्ड्स तो बोल लेता हूँ इसकी तरह, इसके एक्सेंट में, तो फिर आप जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं उनको रिपीट करें। वो कुछ बोले, वहाँ पे आपने वीडियो को पॉज किया, उस चीज़ को आपने रिपीट किया और फिर से आपने सुना कि उसने क्या बोला है, फिर आपने रिपीट किया। और जब तक आप खुद सेटिस्फाई ना हो जाएं, ये आप काम कर सकते हैं। और इसको कहते हैं इमिटेशन टेक्निक। इसके ऊपर डिफरेंट ट्यूटोरियल्स भी हैं जी, और कई चैनल्स ऐसे हैं जो आपको इमिटेशन टेक्निक्स के ज़रिए इंग्लिश बोलना सिखाते हैं। अब जिस तरह मेरा एक्सेंट है वो आप समझ लें कि एक इंटरनेशनल इंग्लिश एक्सेंट है, ज़्यादातर जो अमेरिकन इंग्लिश एक्सेंट है उसकी तरफ ज़्यादा है। तो उसके ऊपर भी मैंने अपने चैनल पे ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं जिसमें मैं एक्सरसाइजेस कराता हूँ आप लोगों को कि जो भी मैं बोलता हूँ उसके बाद आप उसको रिपीट करें और आप कोशिश करें जो मैं बोलता हूँ उसको उसी तरह इमिटेट करके रिपीट करें, तो आपका एक्सेंट डेवलप होगा। उसके साथ साथ आप इंग्लिश सीख भी सकते हैं। मतलब इंग्लिश के मैं वर्ड्स को, वोकैबुलरी को डिस्कस करता हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये लाइव वीडियो ट्यूटोरियल है, तो अगर आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप मुझसे कि लेट सपोज मुझसे ये सवाल बहुत किया जाता है कि मतलब मैं इंग्लिश थोड़ी बहुत पढ़ लेता हूँ, समझ आ जाती है मुझे इंग्लिश। जब मैं इंग्लिश मूवीज़ देखता हूँ, लिसन करता हूँ, इंग्लिश को सुन लेता हूँ तो भी मैं समझ लेता हूँ कि मुझे क्या कहना है। लेकिन जब मैं बात करने पे आता हूँ, इंग्लिश बोलने पे आता हूँ, तो फिर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। मैं हेजिटेट करने लग जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला जो है उसकी जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स हैं मुझसे बेहतर हैं और उसी वजह से मैं बीच में कभी कभार मेरा ब्रेन फ्रीज हो जाता है और मैं बोल नहीं सकता। तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए,
तो ये इसका बेसिकली सिंपल सा आंसर ये है कि देखें, जब हम इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं, एज अ फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं, तो क्या होता है कि हमारी को जब हम इस तरह इसको सीखते हैं कि पहले हम इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हैं अपने मदर टंग में, मादरी ज़बान में, ठीक है, और फिर उसको बेसिकली हम बोलते हैं। और उसमें क्या होता है कि या आपका जो प्रोसेसिंग टाइम होता है, जो ट्रांसलेशन टाइम होता है, वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। और आपने इस जो ट्रांसलेशन का टाइम है, जो आप पहले अपनी मादरी ज़बान में सेंटेंस को सोचते हैं और फिर बोलते हैं इंग्लिश में, उस ट्रांसलेशन टाइम को कम करना है। देखिए, अब जब हम लिख रहे होते हैं, तो होता यह है कि जब मैं कोई चीज़ लिख रहा हूँ तो उस वक्त मेरे पास सोचने का टाइम है, मैं सोच के लिखूँगा। उस वक्त मैं ट्रांसलेट भी कर सकता हूँ, डिक्शनरी को भी कंसल्ट कर सकता हूँ और बाकी काम भी कर सकता हूँ। लेकिन जब मुझे बोलना है, लोगों के साथ रियल टाइम में बोलना है, तो उस वक्त हमारे पास ट्रांसलेशन का टाइम कम होता है। तो उस सूरत में क्या होता है कि आपके पास अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन करना है कि आप जितना जल्दी बोल सकें, वो प्रोसेसिंग टाइम, ट्रांसलेशन टाइम जितना कम कर सकें उतना बेहतर है। और वो प्रोसेसिंग टाइम आप ऐसे कम कर सकते हैं कि आप इंग्लिश में सोचना शुरू करें, अपने आप से आप कम्युनिकेशन इंग्लिश में करें। आप कोई अगर डायरी रखते हैं तो उसमें भी इंग्लिश में लिखें, व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन इंग्लिश में करें। इस तरह के काम करें कि आप जहाँ पे भी इंग्लिश को यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे इंग्लिश को यूज़ करें। उससे क्या होगा कि आपका ब्रेन जो होगा ट्रेन होगा। जब आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर लेंगे, उस प्रोसेसिंग टाइम को कम कर लेंगे, तो फिर आप इंग्लिश जब बोलेंगे दूसरों के साथ, तो आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकेंगे। उस वक्त आपको ट्रांसलेशन टाइम इससा होता है कि जब आप एक लैंग्वेज में एक ख़ास लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो फिर आपको ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आप सोचते ही उसी लैंग्वेज में और बोलते भी उसी लैंग्वेज में हैं, और उस वक्त आप हेजिटेट भी नहीं करते, उस वक्त आपका ब्रेन फ्रीज भी नहीं होता और बाकी काम भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, अगर उन्हें इंग्लिश सीखनी है तो यही है कि सबसे पहले आपने इंग्लिश के वर्ड्स के मीनिंग सीखना शुरू करें। उसमें ये होता है कि एक थ्योरी है कि 3000 वर्ड्स की एक लिस्ट है, जिसके ऊपर मैंने भी काफ़ी ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं और उन वर्ड्स के इंग्लिश में और हिंदी और उर्दू में मीनिंग्स को भी डिस्कस किया हुआ है और साथ सेंटेंसेस भी बनाए हुए हैं। तो अगर आप उन वर्ड्स को देख लें, उन वर्ड्स के मीनिंग को समझ लें, तो इसका मतलब ये होगा कि आप तकरीबन जो कहते हैं 90% से ज़्यादा इंग्लिश की जो कम्युनिकेशन होती है उसको समझ सकेंगे। और उसके साथ साथ सेकंड नंबर पे फिर आपकी आ जाती है ग्रामर। एक दफ़ा जब आपने सिर्फ 3000 वर्ड्स के मीनिंग समझने हैं, जिनमें येस, नो, परहैप्स, मे बी, इस तरह के वर्ड्स हैं, ठीक है, एडवाइस, जब आपको उन वर्ड्स के मीनिंग समझ आना शुरू हो जाएं, उनमें से 1000 वर्ड्स के भी आ जाएं, आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकेंगे, तो फिर आप अपनी ग्रामर पे जोर डालना शुरू करें। फिर आप देखेंगे डिफरेंट टेंसेस में बात किस तरह करते हैं। मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है जी, मैं ये काम करता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मैं ये काम कर रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, मैं ये काम करूँगा, ये फ्यूचर टेंस है, ठीक है। इस तरह के टेंसेस इंग्लिश में भी हैं, जो कि 12 अगर आप उन टेंसेस को देख लें, समझ लें, तो फिर आप मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम करते हैं। उसके ऊपर भी मेरे एक ट्यूटोरियल सीरीज़ है। उसके बाद आपके आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्शंस।
ठीक है, कि आप जिस तरह आई विल जो होता है उसको अगर आप सुने, गोरा जो कहता है वो कहते हैं आइल, वी विल को विल, ही इज को हीज, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बात करते हैं। ठीक है जी। तो वो जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो तकरीबन 200 के आसपास कॉन्ट्रैक्शंस हैं। उसके ऊपर भी मैंने 4-5 वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं जिसमें मैंने कॉन्ट्रैक्शंस को डिस्कस किया हुआ है। तो इस आई वांट डू दिस, अब देखिए मैं 2 सेंटेंसेस बोलता हूँ, आई वांट टू डू दिस या फिर आई वांना डू दिस। आई वांना डू दिस, तो इसमें आई वांना डू दिस में आपको ऐसा लगेगा कि मैं फ्लुएंट हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट डू इट, यानी कि आई विल नॉट डू इट की बजाय मैं कह रहा हूँ आई वॉन्ट डू इट। तो इस तरह की कॉन्ट्रैक्शंस अगर आप यूज़ करना शुरू कर दें अपने इंग्लिश स्पीकिंग के लिए तो आप फ्लुएंसी गेन कर लेंगे। जी फैसल मुमताज़, माय प्लेजर जी, थैंक यू। और उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्शंस के साथ कुछ आ जाती हैं फिर एब्रीविएशंस, ठीक है जी। जिस तरह ख़ास तौर पे जब ऑनलाइन कम्युनिकेशन करनी होती है तो हमें फिर एब्रीविएशंस में बात करनी होती है, जिस तरह ASAP। अब कोई आपसे कहे कि ASAP ये करो, तो आपको अगर ना पता हो कि ASAP से क्या बनता है तो आप अपने बॉस की बात नहीं समझ सकेंगे, आप बेवकूफ़ बनेंगे, उसे बार बार पूछेंगे। तो इसलिए तकरीबन अगर आपको 100 एब्रीविएशंस का भी पता हो, जिस तरह ASAP से बनता है as soon as possible, as soon as possible, ठीक है। ASL से क्या बनता है, एज, सेक्स, लोकेशन। LOL जो यूज़ करते हैं ऑनलाइन कम्युनिकेशन में, उसका मतलब होता है लाफिंग आउट लाउड। ROFL, इस तरह के 120 एब्रीविएशंस के ऊपर मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, एब्रीविएशंस को सीख सकते हैं। उसके बाद आपका जो लेवल आ जाता है वो आ जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, ठीक है जी। कि जिस तरह हम कहते हैं हिंदी और उर्दू में हम एग्जांपल ले लेते हैं, जिस तरह मैं कहता हूँ कि उसने कहा कि वो वहाँ जाएगा, ठीक है जी। अब ये मैं इनडायरेक्ट स्पीच में बात कर रहा हूँ कि उसने कहा कि वो वहाँ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह बोलता हूँ, उसने कहा कॉमा डबल कोट्स में मैं लिखता हूँ मैं वहाँ जाऊँगा, उसने कहा मैं वहाँ जाऊँगा, उसी की ज़बान में, उसी की भाषा में जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये होती है डायरेक्ट स्पीच। तो यही चीज़ इंग्लिश में भी होती है कि ही सेड डैट ही विल गो देयर या ही वुड गो देयर, क्योंकि फिर टेंसेस चेंज हो जाते हैं डायरेक्ट स्पीच में। तो डायरेक्ट स्पीच में बेसिकली हम क्या कहेंगे, ही सेड कॉमा डबल कोट्स में आई विल गो देयर, उसी की ज़बान में बात कर लेंगे। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी पता होनी चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच में किस तरह लिख सकते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह बात होती है। उसके ऊपर भी मेरी ट्यूटोरियल सीरीज़ है, और इन तमाम ट्यूटोरियल्स के लिंक्स जो हैं, प्लेलिस्ट के लिंक्स, मैं इस ट्यूटोरियल के लिंक में मतलब नीचे एज अ कमेंट बॉक्स में लिंक्स दे दूंगा टाइटल के साथ, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। उसके बाद आ जाते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। इंग्लिश अगर आपने फ्लुएंटली बोलनी है या इंग्लिश में आपने राइटिंग को बेहतर करना है तो फिर एक्टिव पैसिव वॉइस आ जाता है कि एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है। देखिए जिस तरह अगर आपने इंग्लिश के सेंटेंसेस देखे हों तो उसमें आपके पास एक फ्रेज़ होती है, फ्रेज़ के फिर डिफरेंट हिस्से होते हैं। जिस तरह सब्जेक्ट होते हैं, मैंने खाना खाया, ठीक है, मैं जो हूँ सब्जेक्ट है, खाना जो है वो ऑब्जेक्ट है, भोजन जो है, और जो खाया वो वर्ब है, ठीक है जी, कि मैंने ये काम किया। आई एट, लेट्स सपोज डिनर, आई एट डिनर। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब आपने इसको पैसिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। अब पैसिव वॉइस में करना है तो हम ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं, हम कहते हैं द डिनर वॉज ईटन बाय मी।
अब ये पैसिव वॉइस है। कई दफ़ा हमें एक्टिव वॉइस में बात करनी होती है, कई दफ़ा हमें पैसिव वॉइस में बात करनी होती है। तो एक्टिव एंड पैसिव के ऊपर भी मैंने ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। उससे आपके इंग्लिश फ्लुएंसी भी बिल्डअप होगी, कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप होगा, और ख़ास तौर पे जब आप राइटिंग कर रहे होंगे तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से इंग्लिश को बोल सकेंगे, समझ सकेंगे। उसके बाद कुछ ऐसी टिप्स हैं जो कि हर लेवल के इंग्लिश लर्नर के लिए ज़रूरी हैं, अगर तो वो चाहते हैं कि मतलब इंग्लिश इम्प्रूव होती रहे। क्योंकि जब आप कई दफ़ा ये होता है कि आप बाहर के मुल्क जाते हैं, बाहर के देश पे जाते हैं, और वहाँ जाके आप इंग्लिश सीखते हैं, फिर बोलना शुरू करते हैं, फ्लुएंट हो जाते हैं। लेकिन फिर आप जब उस चीज़ को छोड़ देते हैं, उस बोलने को छोड़ देते हैं, लिखने को छोड़ देते हैं, यानी कि आप प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं। जिस तरह एक क्रिकेट का खिलाड़ी क्रिकेट खेलना छोड़ दे तो वो दोबारा जब मैदान में आएगा विदाउट प्रैक्टिस तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगा जो वो प्रैक्टिस के साथ करेगा। आहिस्ता आहिस्ता वो फिर से अपने उस लेवल पे पहुंच जाएगा जहाँ पे उसने छोड़ा था, लेकिन उसे टाइम लगेगा। तो इसलिए आप इंग्लिश को बिल्कुल ना छोड़ दें कि मतलब आप बिल्कुल ही ना बोलें या बिल्कुल ही ना सुने या बिल्कुल ही प्रोग्राम्स ना देखें। आप ये कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द जो है थोड़ा बहुत इंग्लिश इन्वायरमेंट क्रिएट करें। मैं ये एडवाइस करता होता हूँ जो नए लर्नर्स होते हैं कि आप इंग्लिश की मूवीज़ देखें, ठीक है जी, क्योंकि उससे क्या होगा, आप सुन भी रहे हैं और आप देख भी रहे हैं। आपकी दो सेंसेस यूज़ होती हैं जब आप कोई चीज़ देखते हैं और सुनते हैं। अगर तो लेट्स सपोज आप इंग्लिश की स्टोरी बुक्स पढ़ लें, छोटी मोटी रीडर डाइजेस्ट पढ़ लें, कुछ ब्लॉग्स पढ़ लें, तो उससे आपके जो होता है आप की देखने की सेंस यूज़ हो रही होती है। और अगर आप नोट डाउन भी करते जाएं, 5-5 वर्ड्स को एक नोटबुक रखें अपने पास, उसमें सेंटेंसेस को नोटबुक में नोट करें, कुछ वर्ड्स को नोट करें। रोज़ाना 5 वर्ड्स और 5 सेंटेंसेस अगर आप नोट करके लिखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा, आप देखेंगे कि आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी, आपके कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाएगा। इसके अलावा कई दफ़ा ये सवाल करते हैं मेरे व्यूअर्स कि हम इंग्लिश बोलें कैसे। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूँ तो जो मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, तो वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो उस सूरत हाल में देखें, एक तो ये कि व्हाट्सएप, जो फेसबुक है, यूट्यूब है, इसमें जो भी आप कम्युनिकेशन करें, कमेंट्स करें, कोशिश करें इंग्लिश में लिखें और प्रॉपर इंग्लिश लिखें। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, शॉर्ट वर्ड्स यूज़ करते हैं, स्पेलिंग्स का ख्याल नहीं रखते। अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो जब आपको फॉर्मल इन्वायरमेंट में इंग्लिश बोलनी पड़ती है या लिखनी पड़ती है, तब आप घबरा जाते हैं और बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि सोशल मीडिया के ऊपर भी जब आप कम्युनिकेशन करें, इंग्लिश में करें, छोटे सेंटेंसेस यूज़ करें, आसान वर्ड्स यूज़ करें। और अगर आप अब तो एप्लीकेशंस के अंदर नीचे रेड लाइन लग जाती है, वो खुद सजेस्ट करती है कि भाई ये आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया तो इसकी जगह ये होगा, तो उसको एक दफ़ा रिपीट करें, देखें कि आपने क्या गलती की थी, और फिर उस इंग्लिश में कम्युनिकेट करें। दूसरा ये है कि जब आप घर में बात कर रहे हों अपने परिवार के साथ, अपने ख़ानदान वालों के साथ, तो आप कोशिश ये करें कि छोटे छोटे वर्ड्स पहले बोलना शुरू करें, ठीक है। जब आप उनके साथ कंफर्टेबल हो जाएं तो फिर आप छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस बोलना शुरू करें। फिर आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने के बाद फंक्शनल सेंटेंसेस बोलें। जिस तरह अगर आपने कोई होटल का कमरा बुक करना है तो आप फिर वो फंक्शनल सेंटेंसेस सोच के बोलें कि आई वुड लाइक टू रिजर्व अ होटल रूम फॉर 2 persons फॉर 2 nights, या जो भी है वो आप इंग्लिश में सोचें और बोलें।
और फिर नंबर 3 पे आ जाता है नरेशन। आप कोशिश करें कि जो आपकी थॉट्स हैं वो आप किसी डायरी में इंग्लिश में लिख लें, जो आपके कोई भी स्टोरी आप सोच लें और वो लिख लें इंग्लिश में। तो इन 4 लेवल्स को आप फॉलो करेंगे तो उससे भी आपकी इंग्लिश काफ़ी बेहतर होगी। इसी तरह मैं एडवाइस करता होता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, अपने व्यूअर्स को, कि आप सोचना भी इंग्लिश में शुरू करें। जब आप खुद से कम्युनिकेशन इंग्लिश में करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली जो वो ट्रांसलेशन वाली चीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी और आप लोगों के साथ भी फिर इंग्लिश में कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे। शुरू में सिंपल वर्ड्स सोचें, जैसे आप लेट सपोज सुबह उठते हैं तो आप सोचें बेड, टीथ, टूथब्रश, बाथरूम, टॉयलेट, टेकिंग अ बाथ, इस तरह के वर्ड सोचें। टी, अ कप ऑफ टी, ठीक है। जब आप इसके साथ कंफर्टेबल हो जाएं तो फिर आप वही सिंपल सेंटेंसेस सोचें कि आई नीड टू क्लीन माई टीथ, आई नीड अ कप ऑफ टी, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद फिर आप थर्ड लेवल पे फंक्शनल सेंटेंसेस में बोलना शुरू करें। सिचुएशन के वाइज आप तैयारी कर सकते हैं। आप टाइम लें, 15-20 सेंटेंसेस बनाएं जिस सिचुएशन में आपने कम्युनिकेशन करना है। जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है तो आप ये देखें कि आपसे क्या क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, तो उनका जवाब जो है वो फिर आप इंग्लिश में सोच के जाएं, तैयार होके जाएं। या आपने लेट सपोज सिंपल जाके कॉफ़ी ऑर्डर करनी है तो आप किस तरह इंग्लिश में ऑर्डर कर सकते हैं, उसका ख्याल रखें, उसके सेंटेंसेस बनाएं और वही जाके बोलें। ठीक है जी, मतलब वही लेवल्स के आपने वर्ड्स, फिर आपने सिंपल सेंटेंसेस, फिर आपके फंक्शनल एंड सिचुएशनल सेंटेंसेस और आखिर में नरेटिव सेंटेंसेस भी आप इस पूरी की पूरी स्टोरीज वैसे इंग्लिश में सोचें। उससे ये होगा कि आपने अपने ब्रेन को ट्रेन कर लिया है और जब आप दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो आप हेजिटेट नहीं होंगे। तो गाइस एंड गर्ल्स, ये थोड़ी बहुत थॉट्स थी मेरी कि आप लोग इंग्लिश को कैसे बेहतर बना सकते हैं। जो बिगनर्स लेवल के लोग हैं वो इंग्लिश को बेसिकली यही है कि वर्ड्स से शुरू करें, सिंपल सेंटेंसेस, फंक्शनल सेंटेंसेस, और यही चीज़ें कि आप पढ़ें। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड काम करेगा। रात को ख़ास तौर पे सोने से पहले आप इंग्लिश की कोई भी शॉर्ट सी स्टोरी पढ़ लें। उससे ये होगा कि आपके माइंड में जब आप सो रहे होंगे तब भी आपका माइंड उसी चीज़ में घूमता है, तो उस वक्त भी आप मतलब ड्यूरिंग योर स्लीप, सोते हुए में भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं। ठीक है जी, तो कोशिश यही करें। और बस ये है कि और एक बात और कि जब हम इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो हमें डर यही होता है कि भाई मैंने गलत बोल दिया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। दूसरा कि मैं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करूँगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको मैं किस तरह सॉल्व कर सकता हूँ। तो उसमें ये है कि इस डर को आपने ख़त्म कर देना। इंग्लिश सिर्फ आप समझ लें कि एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, ठीक है जी, जिसमें आप जिसके ज़रिए आप दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और देखें, अब गोरा आता है, अंग्रेज़ आता है हमारे देश में, हमारे मुल्क में, तो क्या होता है कि वो किसी न किसी तरीके से इशारों से, कुछ वर्ड से आपको अपनी बात समझा लेता है। तो वही चीज़ आप यही समझें कि आप इंग्लिश इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन और ये पर एक इंटरनेशनल वे ऑफ कम्युनिकेशन बन गया है। इसमें हमारी ये मदर टंग नहीं है तो इसमें हम गलतियाँ ज़रूर करेंगे, ठीक है जी। सब लोग गलतियाँ करते हैं, यहाँ तक कि मैं भी गलती करता हूँ। बहुत बड़े बड़े जो इंग्लिश के टीचर्स हैं, जब आप उनसे इंग्लिश में बात करते हैं तब पता चलता है कि वो कितने पानी में, जो बहुत क्लेम करते हैं कि भाई हम आपको ग्रामर भी सिखाएंगे। जो इंग्लिश ट्यूशन सेंटर्स वगैरह बने होते हैं उसमें आप जाके पढ़ देख लें, ठीक है। तो हर कोई गलती करता है और यही होता है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अगर आप इसी डर से इंग्लिश नहीं बोलेंगे कि मैं गलती करूँगा और मजाक उड़ेगा, तो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप उसी लेवल पे रहेंगे यार। मतलब अब एक क्रिकेटर अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो क्या होगा कि वो उसी लेवल पे रहेगा और वो बोल नहीं सकेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि आप प्रैक्टिस करें, बोलें
जहाँ पे बोल सकते हैं बोलें, जहाँ पे ज़रूरत ना भी हो वहाँ पे वर्ड्स बोलें, ठीक है। और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। उसके साथ साथ एक बात जो है वो ये भी आ जाती है कि चलें वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए हम बात करेंगे। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो जो इस वक्त लाइव देख रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वरना फिर एक और ट्यूटोरियल में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा और टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। तो गाइस एंड गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। अंटिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।